प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय। आज अपना व्याख्यान जो कल फर्टिलाइजेशन कर रहे थे उसके मैकेनिज़्म के प्रथम 2 चरण अपन ने कर लिए थे, किस प्रकार एनकाउंटर और अप्रोच होता है। आज अपन तीसरा जो उसका मैकेनिज़्म का पार्ट था वो था एक्रोसोमल रिएक्शन और पेनिट्रेशन। वह किस प्रकार से एक्रोसोम रिएक्ट करता है, क्रिया करता है और भेदन करता है। तो मैंने ये रेखांकित शब्दों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से सरलतम तरीके से हम याद रख सकते हैं कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं इस दौरान में घटने वाले उनका। तो सबसे पहले जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है तो अंडे के सरफेस से कांटेक्ट में आते ही एक्रोसोम के अंदर परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन पीएच की सांद्रता, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस व तापमान पर भी निर्भर करता है। और जो कैल्शियम आयंस हैं वो सबसे एसेंशियल पार्ट है फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन। अगर इसमें कहीं भी कमी हो जाती है तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होता। तो इस एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए मैं विस्तृत से अभी डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा, लेकिन ये 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो ट्रिगर्स द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम का टूटना। एक्रोसोम जब टूटता है तो उसके अंदर से एक्रोसोम के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ वो बाहर रिलीज होते हैं, जिसको एक्रोसिन कहते हैं। ये लाइटिक एंजाइम्स है, एक्रोसिन कहलाते हैं। और जैसे ही एक्रोसिन रिलीज होगा तो ये एक्रोसोमल ट्यूब्यूल बनाएगी। ये ट्यूब्यूल अंदर तक जाती है और ये ट्यूब्यूल मैमल्स के अंदर नहीं पाई जाती, ये मैमल्स में एब्सेंट है। और ये जो ट्यूब्यूल होती है ये एक्टिन द्वारा बनी हुई होती है। एक्टिन एक विशेष प्रकार का कॉन्ट्रैक्टाइल कुंचनशील प्रोटीन होता है। और उसके बाद में ये जो एक्रोसोमल ट्यूब्यूल है ये स्पर्म और अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का आपस में फ्यूजन करती है। एक इनसे हटकर एक है फिशेस के अंदर। टीलियोस्ट फिशेस जो होती हैं मछलियाँ, उनमें एक्रोसोम का अभाव होता है। इसलिए जब एक्रोसोम नहीं है तो एक्रोसोमल रिएक्शन भी नहीं होगा। इस विशेष परिस्थितियों में दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ कर कर इस अंडे को अंदर की ओर लेती हैं। ये एक विशेष परिस्थिति है। इसको और समझने के लिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा सरल डायग्राम के माध्यम से पूरी क्रियाविधि इस फ्यूजन की दिखाता हूँ, इस फर्टिलाइजेशन की दिखाता हूँ कि पहले डायग्राम में किस प्रकार से अंडा है, इसके चारों तरफ स्पर्म्स आकर इकट्ठे होते हैं और फिर जो स्पर्म शुक्राणु सबसे पहले अंडे की सतह को टच करता है उसके साथ क्रिया होती है। उसको हमें मालूम है कि कॉर्नेटा रेडिएटा है, जोना पेलिसुडा है, फिर विटिलाइन मेम्ब्रेन है, उन सब को पार करते हुए अंदर आना है। तो ये जो तीसरा डायग्राम है वो उसके संपर्क में आया है और अब उसके अंदर क्रियाएं होनी शुरू हुई है। और क्रिया होने के बाद में किस तरह से ये घोलना शुरू करता है और किस प्रकार से इन डायग्राम्स के माध्यम से अंत के अंदर ये एक ट्यूब्यूल से माइक्रो एक्रोसोमल ट्यूब्यूल बनाता है। ट्यूब्यूल बनाने के बाद में मात्र 2 चीज़, एक तो न्यूक्लियस है शुक्राणु का और एक उसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, मात्र 2 चीज़ उस अंडे के अंदर स्थानांतरित करता है। और उसके बाद में खुद तो उस एग साइटोप्लाज्म से बाहर ही अवशोषित तो नष्ट हो जाता है। और ये आगे उसके अंदर पेनिट्रेशन पाथ बताया हुआ है कि किस तरह से शुक्राणु का न्यूक्लियस और वो दोनों आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, उसको पेनिट्रेशन पाथ कहते हैं। और फिर उनके अंदर आखिर में एम्फिएक्सिस होती। ये एक मात्र साधारण डायग्राम है जिसके अंदर सब चरणों का एक सरसरी निगाह से आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद में जो अब अपन कर रहे थे एक्रोसोमल रिएक्शन और भेदन पेनिट्रेशन के बारे में, ये वो सारे डायग्राम्स हैं जो अपने को इसकी एक एक गतिविधि जो जो हो रही है वो सारे दर्शा रहे हैं। किस प्रकार से ये
कांटेक्ट में आता है। कांटेक्ट में आने के बाद में एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनता है। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जाकर उसके अंदर वो लाइटिक एंजाइम्स है एक्रोसिन, वो उसको मेम्ब्रेन को गलाने का काम करते हैं, भेदन का काम करते हैं। किस प्रकार से ये ट्यूब्यूल का निर्माण होता है। ट्यूब्यूल धीरे धीरे अंदर साइटोप्लाज्म तक जाती है। साइटोप्लाज्म के अंदर धंसता हुआ जी और एच के अंदर दिखाया है कि किस प्रकार से ये फेगोसिट जिस प्रकार से निगलते हैं, उसी प्रकार से अंडे का साइटोप्लाज्म इस अंदर आए हुए भाग को निगल लेता है। इस निगले हुए भाग में मात्र दो हिस्से, एक तो शुक्राणु का न्यूक्लियस और दूसरा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, मात्र ये दो चीज़ें निगली जाती है। और ये सारा ए से लेकर एच तक ये विभिन्न डायग्राम्स आपको विस्तृत रूप में एक्रोसोम में होने वाली समस्त क्रियाएं और भेदन किस प्रकार से किया है वो सारा कुछ दर्शाती है। उसके बाद में आपने आता है चौथी स्टेप, वो है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। ये जो अंडा है जो अभी सेकेंडरी oocyte की अवस्था के अंदर है, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं जिसके कारण से वो अपना आगे का मैच्योरेशन का कार्य करता है। तो उसके अंदर एक्टिवेशन किस प्रकार से हुआ, उसके अंदर आयंस होते हैं, उनकी परमिएबिलिटी में चेंज आता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आता है, उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत अधिक बढ़ जाता है और द्वितीय मियोसिस की प्रक्रिया शुरू होकर और वो अपना मैच्योरेशन फेज कंप्लीट करता है। इसके अंदर भी सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत सारे आयंस हैं जो इसके अंदर कार्य करते हैं, लेकिन पुनः एक बार फिर बताना चाहूँगा कि कैल्शियम आयंस है उनका सबसे अधिक रोल होता है। उसमें थोड़ा सा भी अगर कमी होगी तो उस स्पर्म की सक्रियता, गतिशीलता और उसमें जो फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी है वो स्वतः ही कम हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ में अंडे के साइटोप्लाज्म में पीएच में भी इंक्रीज होता है और इस एक्टिवेशन प्रोसेस के अंदर जैसे ही स्पर्म शुक्राणु का न्यूक्लियस और कॉर्टिकल वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अंदर आने के बाद में तुरंत कॉर्टिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण से अंडे की सतह पर एक सख्त फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। ये मेम्ब्रेन अब आगे आने वाले जो भी स्पर्म्स है उनको रोकती है कि और दूसरा कोई शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश नहीं करे, ये ब्लॉक करती है उसको। तो इसको भी मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। ये पूरा प्रोसेस है कि किस प्रकार से अंदर आने के बाद में आखिर में ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ये प्री विटलाइन स्पेस के ऊपर जो डी वाला डायग्राम है उसके अंदर आपको मोटी परत दिखाई दे रही है। किस प्रकार से ये कॉर्टिकल रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है, वो इस चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद में अब आखिरी स्टेप आता है एम्फीमिक्सिस का। एम्फीमिक्सिस का अर्थ होता है ये दोनों प्रोन्यूक्लियस किसका, शुक्राणु का और अंडाणु का, इनका आपस में मिलना। ध्यान रहे जो हैप्लॉइड एग न्यूक्लियस है, अंडे का न्यूक्लियस है, वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहलाता है और शुक्राणु का हैप्लॉइड केंद्रक जो एग साइटोप्लाज्म के अंदर है वो मेल प्रोन्यूक्लियस कहलाता है। इन दोनों प्रोन्यूक्लियस के फ्यूजन को ही एम्फीमिक्सिस कहते हैं। हमने पूर्व में पढ़ा है कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है, शुक्राणु का जो न्यूक्लियस होता है, वो एक बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में, नॉन एक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है। जैसे ही ये अंडे के साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, इसमें प्रोटीन एक्सचेंज होते हैं और ये फिर वापस डीकंडेंसेशन की प्रक्रिया से गुजरता है और उसके बाद में ये डीकंडेंसेशन होने के बाद में जो स्पर्म के साथ में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आया है, वो सेंट्रियोल भी 180 डिग्री घूमता है। जो अब तक पीछे था, शुक्राणु के केंद्रक के पीछे था, अब वो घूमकर 180 डिग्री के एंगल पर इस केंद्रक के आगे आ जाता है। अर्थात नर शुक्राणु और
अंडे के बीच में आकर स्थित हो जाता है और यहाँ से ये सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है जो इन एक दूसरे को खींचकर इन दोनों का फ्यूजन कराते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस बनाते हैं। मैमल्स के अंदर ये लगभग 12 घंटे का प्रोसेस होता है और सी अर्चिन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शोध किया हुआ है उसके अंदर मात्र 1 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये मैंने नीचे रे डायग्राम से समझाने किया है कि किस प्रकार से मेमेलियन शुक्राणु का प्रो न्यूक्लियस एनलार्ज होता है। एनलार्ज होने के बाद के अंदर उधर सेकेंडरी oocyte अपना द्वितीय मियोटिक अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण करती है जिसके अंदर आरएनए का रिप्लिकेशन होता है, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। इनका क्रोमैटिक जो अब तक कंडेंस था वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और माइटोटिक स्पिंडल्स के जाकर अटैच हो जाता है। उसके बाद में ये दोनों मिक्स होते हैं। जो खास चीज़ इसमें ध्यान देने की है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी ये प्रश्न आता है कि ट्रू डिप्लॉयड न्यूक्लियस मैमल्स में कब पाया जाता है। ध्यान रहे ये प्रथम विदलन जब 2 सेल्ड स्टेज होगा तब ये अपने को ट्रू डिप्लॉयड न्यूक्लियस मिलता है, ना कि जाइगोट के अंदर मिलता है। ये एक आसान सा चित्र है जिसके अंदर ये एम्फीमिक्सिस बताया गया है, लेकिन इससे भी हटकर और विस्तृत रूप में ये पूरी आपको डायग्राम जो पहले मैंने एक आसान सा बताया था उसके विपरीत ये पूरी प्रोसेस बताने वाला डायग्राम है जिसके अंदर शुक्राणु का संपर्क से लेकर ये 2 सेल्ड एम्ब्रियो जिसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस पाया जाता है वो सारा कुछ इसके अंदर दर्शाया गया है। इसके अंदर बहुत सुस्पष्ट किस प्रकार से ओरिएंटेशन करता है, 180 डिग्री ये सेंट्रियोल घूमकर इन दोनों के बीच में स्थित होता है और फिर ये द्वितीयक। तो आज इस प्रकार अपना ये जो फर्टिलाइजेशन के विभिन्न चरण थे वो आज पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।